हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 क्लास 9th बायोलॉजी। पिछले वीडियो में मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा चुका हूँ। इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर कराऊंगा। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 नंबर जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तक क्या है? तो जो है कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, लेकिन जो है इन सभी की उत्पत्ति तथा कार्य जो है समान रहते हैं। अतः समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। दूसरा नंबर है बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों की क्या उपयोगिता है? यानी कि बहुकोशिकीयों में जीवों में जो है उत्तक की क्या उपयोगिता है, तो उसको हम देखते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में अनगिनत कोशिकाओं का समूह रहता है, जिनमें अलग अलग कार्यों के निष्पादन हेतु अलग अलग कोशिकाएं रहती है। चूँकि विभिन्न कार्यों के लिए जो है खास प्रकार की कोशिकाएं होता है, मनुष्य में गति प्रदान करने के लिए मांसपेशियों के कोशिकाओं में संकुचन और स्थिरीकरण होना, रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का संवहन, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा संदेशों का वहन आदि। इस प्रकार पौधों में भी विभिन्न कार्यों के लिए अलग और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रहती है। संवहन बंडल कोशिकाएं जल और खाद्य पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने का काम करती है। अतः बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों की दक्षतापूर्वक संचालन के लिए जो है श्रम विभाजन होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विभुज्योतिकीय उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में क्या अंतर है? विभुज्योतिकीय उत्तक एवं अस्थायी उत्तक में जो है निम्नलिखित अंतर है। पहला है विभुज्योतिकीय उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। 1 नंबर विभुज्योतिकीय उत्तक में खाद्यान्नी अनुपस्थित होता है, जबकि जो है अस्थायी उत्तक में खाद्यान्नी अनुपस्थित होता है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, इनमें उपापचय की दर उच्च होती है। उपापचय की जो दर होती है वो उच्च होती है, इनमें उपापचय की दर जो है वो निम्न होती है। तीसरा नंबर विभुज्योतिकीय उत्तक की कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि अस्थायी उत्तक की कोशिका भित्ति जो है वो क्या होती है? मोटी होती है। चौथा नंबर है इसकी कोशिकाएं बारंबार विभाजित होती है और इसकी कोशिकाएं जो विभाजित ही नहीं होती है। विभुज्योतिकीय उत्तक एक सरल उत्तक है, जबकि अस्थायी उत्तक जो है वो एक जटिल उत्तक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है मृदुतक कहाँ पाया जाता है? मृदुतक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो मृदुतक कहाँ पाया जाता है? मृदुतक उत्तक नए तने, मूल और पत्तियों, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है स्थूल कोण उत्तक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। स्थूल कोण उत्तक के 2 कार्य जो है वो निम्नलिखित है। 1 नंबर यह पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। दूसरा है जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है सरल अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मृदुतक उत्तक या पैरेन्काइमा, दूसरा है स्थूलकोण उत्तक या कॉलेनकाइमा, तीसरा है दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। 7वां नंबर क्वेश्चन है दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती है? तो दृढ़ उत्तक में जीव द्रव नहीं होते हैं एवं इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण जो है मोटी होती है। लिग्निन एक जो है रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं की सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ये भित्तियाँ जो है इनकी मोटी हो जाती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। इसी कारण जो है दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं जो है मृत कहलाती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है पौधों में दृढ़ उत्तक का क्या महत्व है? यानी कि पौधों में जो दृढ़ उत्तक है का क्या महत्व है? तो दृढ़ उत्तक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और यांत्रिक भागों की रक्षा करता है। पौधों की बाहरी परतों में यह
रक्षणात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करती है। अतः पौधों में दृढ़ ऊतक का अत्यधिक महत्व है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण कब होता है? तो कॉर्क कोशिकाओं का निर्माण कब होता है? समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, इनकी बाहरी ऊतक विभाजित होकर कॉर्क कोशिका का निर्माण होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जटिल ऊतक कहा जाता है। 11वां नंबर है, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें, यानी कि जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखना है। तो जाइलम के 4 अवयव जो है वो निम्न है, इसके कार्य भी निम्नलिखित है। पहला है वाहिनिकाएँ, तो ये पौधों की यांत्रिक सहायता देती है एवं जल के तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। दूसरा है वाहिकाएँ, ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है। तीसरा है जाइलम तंतु, ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। और चौथा है जाइलम मृदुतक, यह जो है भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्विक संवहन में मदद करता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखना, यानी कि फ्लोएम तत्व का जो है प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखना। फ्लोएम के 4 तत्व एवं इनके निम्नलिखित कार्य हैं। फ्लोएम के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं और इनके जो है निम्नलिखित कार्य हैं। चालनीय नलिकाएँ, इस नलिका द्वारा जो है तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट है सहकोशिकाएँ, यह चालनीय नलिकाओं में भोजन पदार्थ के संवहन में मदद करता है। दूसरा है फ्लोएम तंतु, ये जो है फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। उसके बाद है चौथा नंबर फ्लोएम मृदुतक, इनमें जो है भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में जो है सहायक होती है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है एपिथीलियमी ऊतक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। एपिथीलियमी ऊतक का 2 कार्य, तो एपिथीलियम ऊतक के तीन कार्य निम्नलिखित है। पहला है आंतरिक अंगों को सुरक्षा देना तथा रक्त वाहिनियों एवं वायु फोसों में पदार्थों के विसरण में सहायता देना। दूसरा पॉइंट है अवशोषण और स्तर्वण के अलावे ये अंगों को सहारा प्रदान करती है। और तीसरा पॉइंट है अंडवाहिनी में ऐसी क्रियाओं की सीलिया अपने गति के द्वारा अंडाणु को एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। 14वां नंबर क्वेश्चन है संयोजी ऊतक क्या है? इनके 2 उदाहरण दें। तो संयोजी ऊतक क्या है, इनका 2 उदाहरण देना है। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। इस ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके 2 उदाहरण जो है निम्न है, पहला है ठोस और दूसरा है तरल। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। तो एरियोलर ऊतक के कार्य इस प्रकार है। एक पहला पॉइंट है यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है यह विभिन्न आंतरिक संरचनाओं को ढीले के रूप में बांधकर जो है उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? तो टेंडन जो है यह ऊतक में एक दूसरे के समांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। तंतुओं के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती है, इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। यह जो है ऊतक टेंडन का निर्माण करता है जो मांसपेशियों की अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। यह था टेंडन। टेंडन के बाद है
लिगामेंट। तो लिगामेंट जो है, लिगामेंट इस ऊतक के जो तंतु है वो एरियोलोरल ऊतक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। इसमें जो है मैट्रिक्स कम होता है एवं जंतुओं के बीच बीच में कई कोशिकाएं होती है। ये ऊतक अधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। यह ऊतक लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है 17वां नंबर क्वेश्चन है लसामय या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों को लिखें। एडिपोज ऊतक के 4 कार्य जो है वो निम्नलिखित है। यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है जिनका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। दूसरा पॉइंट है यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। और तीसरा है यह ऊतक जो है तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतु के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। 18वां नंबर है रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है, रक्त या रुधिर एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक जो है कहते हैं। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है यानी गाढ़ा होता है। इसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। 19वां नंबर है लसिका क्या है। लसिका जो है एक वर्णहीन द्रव्य है। वर्णहीन जो है द्रव्य है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। साधारणतः इसमें जो है श्वेत कणिकाएं तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 20वां नंबर है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है। तो ऐच्छिक पेशी, ये पेशी जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इन्हें कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अनैच्छिक पेशी, आरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंतु पर पट्टियां नहीं होती है, अतः इसे आरेखित पेशी तंतु भी कहते हैं। 21वां नंबर है रेखित पेशी और जो है ऐच्छिक पेशी क्यों कहते हैं। इनकी रेखिक पेशी को रेखिक पेशी क्यों कहते हैं। तो रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेशियाँ जंतु के कंकाल से जुड़ी रहती है और इसमें जो है ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इसे रेखिक पेशी को कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का कार्य करती है। तंत्रिका क्या है। तो जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक जो है संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां नंबर एक्सोन और डेंड्राइट्स के क्या कार्य हैं। आइए देखते हैं। आवेग का संचार हमेशा एक्सोन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स तक होता है। साइटन के समूह गुच्छिका एवं एक्सोन के समूह तंत्रिका का निर्माण करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें।